और इस सत्र का संयोजन करें। आप सरदार शहर में रहते हैं, आपने अध्ययन भी किया है, उसके बाद आयुर्वेद में आपकी रुचि है और उसमें गहरे से काम कर रहे हैं और दर्शन को भी समझने और समझाने का काम साथ साथ चालू है, साथ साथ वो भी हो रहा है। तो प्लीज़ केयूरी दुग्गड़ जी, इस सत्र का संयोजन आप ही करेंगे। अब बाकी साथियों को आप बोलो। सभी को नमस्ते। मैं अभी यहाँ पे एक बार पहले सबको बुला लेते हैं जो इस सत्र में है। विनायक भैया, रूपा दीदी, प्रांजल भैया, इंदौर से, सुनील खेरवा भैया दिल्ली से, अनीमा दीदी असम से और संजना दीदी दिल्ली से। सभी को नमस्ते। यहाँ पे अभी आपके समक्ष नवीन अध्येता और जो अध्ययनशील व्यक्ति है वो है, जो कि 1 से 2 साल तक अध्ययन से जुड़ा हुआ है। उनका जीवन विद्या के बारे में उन्होंने जाना है और उतने ही दिनों में उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो ऐसे ही जीना चाहते हैं और प्रयासरत है। प्रांजल भैया इंदौर से। तो हम लोग अभी पहले शुरू करते हैं विनायक भैया से। विनायक भैया मूलतः दिल्ली के हैं और उन्होंने अफ्रीका में बहुत समय तक काम किया है। उनका मेन काम एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग में रहा है और वो विंक घाना के फाउंडर भी रहे हैं। वो उनकी पढ़ाई और शिक्षा का बीटेक मैकेनिकल के अंदर रहा और वो अध्ययन 1 वर्ष से वो जीवन विद्या से जुड़े हैं और पिछले 3 महीने से मानव तीर्थ में अध्ययन कर रहे हैं। तो विनायक भैया। नमस्ते। मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई अफ्रीका में की है और इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। तो अफ्रीका और इंडिया में समय बिताने की वजह से मुझे यह देखने को मिला कि हर जगह लोग अलग अलग तरीके से फंसे ही हुए हैं। मतलब मनुष्य की रिक्वायरमेंट्स बहुत अधिक नहीं है और हर जगह बिल्कुल समान ही है। अफ्रीका में एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाने की वजह से मुझे ये स्पष्ट हो चुका था कि एडवर्टाइजिंग से हमारी धरती और 10-20 साल तक ही चलेगी। हमारे ग्रह को इससे अधिक कंज्यूमरिज्म वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, ये मेरे को क्लियर था। अधिक भौतिक चीजें भी मुझे और प्रसन्न नहीं कर रही थी। एक लेवल के बाद पैसा आपको नहीं खुश करता है। तो ये समझ आया कि आप जितने मर्जी रेस्टोरेंट्स में खा ले, अंत में आप बोर ही हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों को अधिक विज्ञापन दिखाकर भोग के लिए प्रेरित करना और कमाई और खर्च के चक्र में फंसाए रखने के लिए अब मेरा काम करने का मन नहीं हुआ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बंद करने के निर्णय पर मेरे माता पिता मुझसे नाराज भी हुए, परंतु मुझे पता चल चुका था कि अब इस काम में मेरा मन नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल मैं इस काम को छोड़ ही दूंगा। झूठ निरंतर नहीं बना रहता और सत्य हमेशा रहता है। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मेरे अंदर अब स्थिर हो चुका था। इसलिए मेरा जैविक खेती की तरफ झुकाव हुआ और मैंने
जैविक खेती सीखने के लिए इंडिया में ऑरोविल को बेस्ट ऑप्शन पाया, परंतु वहां कुछ हफ्ते बिताने के बाद मुझे यह समझ आया कि ऑरोविल में संवेदनशीलता और मेहनत की थोड़ी कमी लगी जहां पर मैं रह रहा था। मुझे यह महसूस हुआ कि जो रिसर्च से पता चला था कि ऑरोविल में पैसे का कोई रोल नहीं है, वो भी वहां इतना दिखा नहीं। इसलिए मैंने ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर इंसान को महत्व दिया जा रहा है, और इसलिए मैं कर्नाटका में एक सांगत्या नाम की ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्युनिटी पर पहुंचा। वहां पर कुछ हफ्ते बिताने के बाद मुझे यह समझ आया कि वहां पर श्रम, संवेदनशीलता और सम्मान तो अधिक था, परंतु बिना पैसे के लॉन्ग टर्म जीना एक संभावना, मतलब मुश्किल संभावना है, ये भी मेरे को और क्लियर होने लगा था। आराम का एक न्यूनतम स्तर मेंटेन करना, एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना मेरी आगे की यात्रा को जारी रखने के लिए आवश्यक होगा, ये बात अब मुझे स्पष्ट होने लग गई थी। साथ ही मेरी यात्रा में मुझे यह भी समझ आने लगा कि गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है और सिर्फ जैविक खेती पर रिलाय करना शायद मुश्किल होगा। इसीलिए जैविक खेती सीखने के साथ साथ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग करना भी मैंने जरूरी समझा। पिछले साल इसी सबके दौरान जब कंफ्यूजन चल रहे थे, तब पिछले साल मैं अपने फैमिली को मिलने दिल्ली वापस गया और वहां पर मेरी दिल्ली जीवन विद्या टीम से मुलाकात हुई। मुझे पहली बार ऐसे व्यक्ति मिले जो मेरी तरह सोच रहे थे। ये लोग एक आवर्तनशील जीवन के साथ साथ भौतिक रूप में भी एक बैलेंस जीवन जीने का सोच रहे थे। इनमें और इनके काम में मुझे एक सहजता सी दिखी और मैं ढूंढ ही जेन्युइन लोग रहा था। इनसे मिलने पर मुझे यह भी स्पष्ट हुआ कि अपने लक्ष्य की तरफ अकेले प्रयास करने के बजाय मैं अगर समाज के साथ मिलकर करता हूं, उसमें मुझे अधिक तृप्ति मिलेगी। ये जिस दर्शन की बात कर रहे थे, ऐसा दर्शन जो संबंधों की बात कर रहा है, ऐसा दर्शन जो मूल्यों को पहचान कर उनके निर्वाह करने की बात कर रहा है, इसको मैं प्रैक्टिस होने देखना चाहता था। तो इनसे मिलने से पहले विवाह पर भी मेरे विचार कुछ अलग ही थे। मैंने ये सोच लिया था कि पहले मैं अपनी जमीन खरीदूंगा, उस पर खेती करनी शुरू कर दूंगा, और जब अपना समूह बना लूंगा, अपनी मनचाही जगह बना लूंगा, उसके बाद अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ऐसा जीवन जीना चाहेगा, तभी विवाह करूंगा, अदरवाइज अविवाहित ही रहूंगा। मैंने अपने कॉलीग्स को देखा था जो बेसिकली जिनका मेन काम ही, प्राथमिक लक्ष्य ही पैसा कमाना, दूरगमन पर जाना, फोटो खींचना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना ही रह गया था। ऐसे संबंध से तो मैं अकेला ही अच्छा है, ऐसा मैंने सोच लिया था। परंतु दिल्ली की टीम से मिलने के बाद मुझे ये क्लियर होने लगा कि पति पत्नी संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें सभी संबंध समाये हैं। पति पत्नी संबंध एक ऐसा, मतलब परिवार एक व्यवस्था की एक मूल इकाई है, और विवाह का मेरी अपनी जागृति में कोई रोल है, ये मेरे को बेटर क्लियर होने लगा। और इसलिए जब मैं दिसंबर में दिल्ली में काम करती हुई जीवन विद्या की टीम में निविता से मिला, तो मुझे पहली बार लगा कि दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा संबंध भी हो सकता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य भरोसापूर्वक एक दूसरे के लिए पूरक होना हो। सिर्फ दूरक्रमण या पैसा कमाना, मतलब ये सब सेकेंडरी हो। विवाह अब एक ऐसी संभावना लग रहा था जिसमें मेरी अपनी जीवन में तृप्ति अधिक हो सकती थी। हम एक दूसरे की जागृति के लिए पूरक हो सकते थे। इस दर्शन का अभ्यास कैसे किया जा रहा था, इसको देखने का मेरा और मन चाहा, और फरवरी में मैंने मानव तीर्थ की यात्रा की। वहां के अध्ययनार्थियों से मुझे मिलकर यह समझ आया कि यहाँ के अध्ययनार्थी मेरे एमएनसी के कोलीग्स के मुकाबले इनमें काम करने के प्रति निष्ठा और ऊर्जा काफी अधिक थी। एमएनसी में काम करने की अच्छी तनख्वाह मिलती है, परंतु फिर भी यहाँ पर मेरे को, मतलब ऐसी ऊर्जा एमएनसी में सिर्फ फ्राइडे को ही दिखती है। तो इन लोगों से मुझे यह समझ आया, यहाँ पर एक्चुअली मानव तीर्थ में कुछ चीजें गलत भी लगी। मैंने देखा कि यहाँ पर अधिक सहयोगियों का इस्तेमाल हो रहा है और खेत में फॉसिल फ्यूल मशीनें चली है। मैं आदर्शवाद में घर से निकला था, तो ये समझ आया कि यहाँ पर ये लोग समझ चुके हैं कि अत्यंत आदर्शवादी जीवन जीना अभी वर्तमान की स्थिति में अनुकूल नहीं है, और इसलिए हमें एक संतुलन बनाना होगा और एक बैलेंस्ड वे में आगे चलना होगा। मैं एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट पर्सनालिटी हूं थोड़ा, तो ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से जीना बहुत आसान है, परंतु क्रांति लाने का प्रयास आप ग्रे में रहकर ही करते हैं। ये मेरे को मानव तीर्थ में समझ आया। और यहाँ
एक और सुंदर बात थी, आपको यहाँ इस ग्रे को निश्चित किया जाएगा इस वाङ्मय से, जो कि स्वयं ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। ये मेरे को काफी निश्चित करता है और ये निश्चितता काफी संतुष्ट करती है। यहाँ ये निश्चितता इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप बेफिक्र होकर सवाल पूछ सकते हैं और जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी जगह मेरे को बाहर नहीं मिली थी। तो यह सब देखने से मिली संतुष्टि और मात्र एक शिविर की इंफॉर्मेशन से मुझे समझ आ गया कि इस दर्शन को और गहराई से समझना और शायद इसका अध्ययन करना भी मेरे लिए जरूरी है। इस दर्शन की तरफ मेरी जिज्ञासा बढ़ाने का काम मानव तीर्थ में जो स्थित प्रबोधक हैं, श्रीराम भैया, साधन भैया, ये लोग सब, मतलब टू एन एक्सटेंट निविता का व्यवहार, ये लोग सब आपको आपकी जिज्ञासा के अनुसार एक्सप्लोर करने देते हैं। ये समझते हैं कि आप कहीं खड़े हैं और वहीं से आप आगे बढ़ेंगे और यही हम सब करेंगे। तो आपकी जिज्ञासा और अपनी गति के हिसाब से एक्सप्लोर कर पाना ये दुनिया में इतना नहीं दिखता है। निविता भी जैसे इस दर्शन की वैल्यू समझती हैं, पर वो कभी विवश नहीं करती हैं कि वो क्या समझी हैं या वो क्या कहना चाहती हैं, इसको मैं सुनूं। तो ये काफी कंफर्टेबल चेंज सा है। इस दर्शन को और गहराई से समझने के लिए बेसिकली मैंने मानवतीर्थ में अध्ययन शुरू किया और अध्ययन करते हुए ये पता चला कि श्रम को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो मानवतीर्थ में हम श्रम और पठन दोनों साथ साथ करते हैं और मैं दोनों का ही भरपूर आनंद ले रहा हूँ। यह समझना कि मैं गठनपूर्ण परमाणु हूँ, यह समझना कि व्यापक जैसी कोई वस्तु है और मैं इसके साथ सहअस्तित्व में हूँ, यह समझना कि व्यापक भी नहीं मरता, मैं भी नहीं मरता और हम दोनों का संबंध भी निरंतर रहता है, इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। मानव तीर्थ में जो आप समृद्ध फील करते हैं, जो जितना मर्जी कमाने के बावजूद आप नहीं कर पाते थे बाहर, उससे भी संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर मैं खुद समृद्ध हो पाने की कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा हूँ, इससे भय मुक्त होता है। तो बेसिकली अब आगे का ये लगता है कि शायद यही जो संबंध में निरंतरता व्यापक और गठनपूर्ण परमाणु में है, जो मेरे को शायद समझ आए, वह निरंतरता मैं मनुष्य के साथ भी संबंध में ऑब्जर्व करना चाहूंगा। मतलब अगर हम सभी गठनपूर्ण परमाणु हैं और हम सभी अपने आप को ही समझ रहे हैं और हम सब यही हैं, तो फिर जाना कहाँ है? यही रहकर थोड़ा सा इसी को सुंदर बनाना है। तो बिल्कुल इंडिविजुअलिज्म का जो अभ्यास है उससे थोड़ा अलग वातावरण मिल रहा है और काफी शांति मिल रही है। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा या ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंतु मुझे यह पता है कि इस दर्शन की इंफॉर्मेशन से जब तक मैं ऐसा कोरिलेट करता रहूंगा जैसा मैं अभी कर रहा हूं, इस दर्शन को और गहराई से समझने का प्रयास मैं करता ही रहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत प्रेरणादायक है और ये देखने में आ रहा है कि समीक्षा तो बहुत बढ़िया हो चुकी है। आगे का कार्य अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं अब रूपा दीदी को बुलाना चाहूंगी। आप रायगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से, और आपने बीएससी की पढ़ाई की है। अभी अध्ययन करते हुए 6 महीना अछूटी में किया उन्होंने अध्ययन, और अभी वर्तमान में मानव चेतना विकास संस्था बुलाकी रायगढ़ में कार्य कर रहे हैं। तो अब रूपा दीदी अपनी प्रस्तुति देंगे। आप सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन करते हुए मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं रूपा, संस्थान बुलाकी से और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मैं आप सब लोगों के साथ अपनी स्थिति गति को रखने जा रही हूँ, जिसमें जो मेरा अध्ययन एक अभ्यास के रूप में, जीने के रूप में हो पा रहा है, जिसमें जीवन दर्शन ज्ञान, संस्कृत दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, जो सूचना एक वाङ्मय के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है, उसका पठन और अभ्यास जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका स्मरण करते हुए या फिर उनसे स्पष्टीकरण करते हुए अभ्यास हो पा रहे हैं। जो आगे की योजना है जिसपे हम ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को काम कर रहे हैं, जिसमें मान्यतापूर्ण आचरण को हम एक अभ्यास के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मुझे जो स्वीकार हुआ नौकरी और शोषण युक्त व्यापार
जिसके विकल्प में एक व्यवस्था दिखती है वो मुझे स्वीकार हुई। उस व्यवस्था में मैंने व्यवस्था आधारित स्वावलंबन पर काम किया जो एक आवर्तनशीलता को बनाए रखती है। ये सारी चीज़ों से मुझे आज समझ आ रहा है कि किस तरीके से जीना है, कैसे जीना है। और ये जो विचार या जो अभिव्यक्ति मैं आप लोगों के समक्ष कर पा रही हूँ, इनमें इनके जो प्रेरणा स्रोत जो हैं आप बाबा जी, नागराज बाबा जी हैं, और आप सभी अभी इतनी गति तक पहुँच पाई हैं, जिसमें पूरी तरीके से संस्थान गुलाटी के सारे अभिभावकों ने जो मुझे गति प्रदान की है वो बहुत ही सहयोग वाली बात है, जिनके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। बस इतना ही। बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी रूपा दीदी की। अब मैं अगला प्रांजल भैया को बुलाना चाहूँगी, जो कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हैं और अभी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मल्टीमीडिया में किया है और उसी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य भी किया, फाउंडर भी रहे हैं स्टीरर ग्रुप के, और उन वर्तमान में अभी एमसीवी के इंदौर में 10 महीने से अध्ययन कर रहे हैं। प्रांजल भैया को Thank you, दीदी, for introduction. सभी उपस्थित जनों को सादर नमस्कार। और सबसे पहले तो जिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी के साथ हम सब को देखता हूँ मैं यहाँ पे जिस तरीके से जीते हुए, तो वो जो लाइक कहते हैं ना, कृतज्ञता बोलने के साथ जीने में दिखाई देती है। तो इतने लोग एक थॉट के साथ इस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये सब श्रद्धेय बाबा जी के कारण ही पॉसिबल हो पाया। तो जितनी कृतज्ञता के साथ आप लोग जीने में तो लगा रहे हैं उसको, उसी कृतज्ञता से मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से उनको याद करें हम। एक बार जोरदार तालियां इस दर्शन के लिए, नागा जी के लिए। दूसरी, वो सभी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ, जबकि अब हमारे सामने इतना बड़ा वातावरण बन चुका है, तो ये वातावरण बनाने के लिए इनिशियली मेरे को अब वो इमेजिनेशन तो है ही ना, कल्पनाशीलता तो वहां तो जाती ही है कि जब केवल बाबा जी होंगे और केवल उनको सुन के जिन लोगों ने वहां तक सोच पाए कि इसको करा जा सकता है और इनिशियली स्टार्ट किया। तो मैं अभी तक काफी लोगों से, कुछ से मिल पाया हूँ, कुछ से नहीं मिल पाया हूँ, पर जो लोग जहाँ जहाँ पर हैं पूरे देश में, दुनिया में, वो उनके लिए जितनी कृतज्ञता उनके लिए भी मन में आती है, वो जीने में आती है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से चाहूँगा। और एक तीसरी आखिरी कि एक्चुअली तो कोई पूरा अस्तित्व ही एक तरीके से ऐसी चीज है कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, इसमें आप कुछ महसूस कर रहे हैं, मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, हमारे अस्तित्व ही जो एक इमेजिनेशन की बड़ी बात है कि नहीं होता, जो पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर ये है तो हम ये फील कर पाते हैं, हर मोमेंट जो फील कर रहे हैं अस्तित्व के होने के कारण है। तो हमारे सामने जिस रूप में है, तो मानव जाति के रूप में है। तो मानव जाति की, जैसे माइक बोल लो, हॉल बोल लो, लोग बोल लो, बात बोल लो, भाषा बोल लो, जो भी चीजें, तो ये मानव जाति से अंदर आई है। तो मानव जाति ने जो कुछ भी किया भाषा में, सुविधा में, उसके कारण आज हम लोग आपस में ये बात कर पा रहे हैं। तो एक बार पूरी मानव जाति के लिए जोरदार तालियां। इसके साथ मैं छोटा सा मेरा जो शेयरिंग और रखना चाहूंगा कि मेरे को कहानियां बहुत पसंद है, तो मैं कहानी सुनाऊंगा। बचपन में पढ़ी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद। कहानी का नाम है तिल का ताड़ राई का पहाड़। बेसिकली एक बार एक गांव में एक कबीला रहता है, तो जो कबीले में लोग रहते हैं, गांव जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो एक कबीले वाला जाता है और पंसारी की दुकान पे गुड़ लेने के लिए खड़ा होता है। अब वो गुड़ तोड़ता रहता है पंसारी, उतनी देर में इसको लगता है कि यार इसमें तिनका रखा हुआ है, तो थोड़ा सा गीला रहता है गुड़, उसमें तिनका रहता है। अब कितना वजन में अंतर पड़ता है एक तिनके से पता नहीं, बट उसको लगा नहीं होना चाहिए, तो तिनका उठा के झड़क देता है। वो तिनका जाके दीवार पे लग जाता है। दीवार पे अब गुड़ है तो मक्खियां तो आएंगी, तो मक्खियां आने लगती हैं। तो एक छिपकली आके मक्खियों को खा जाती है।
जैसे छिपकली मक्खियों को खाती है तो पंसारी की दुकान पर बैठी बिल्ली की नजर उस छिपकली पर पड़ती है और वो छिपकली पर झपट्टा मारती है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, वो छिपकली को खा जाती है। लेकिन तभी कबीले वाले का कुत्ता उस बिल्ली पे झपट पड़ता है, बिल्ली वापस पंसारी की दुकान में कूदती है और पूरी धमाचौकड़ी मच जाती है। पंसारी को आधा गुस्सा, वो बाट उठा के मारता है कुत्ते के सर पे और कुत्ते को चोट लग गई। कबीले वाला खुद की मार सहन कर लेता लेकिन कुत्ते की मार सहन नहीं करता, लट उठा के देता पंसारी के सर। पंसारी शोर मचाता है, पूरे के पूरे दौड़े आते हैं गांव वाले और उधर से कुत्ता जाके कबीले वालों को बुला लेता है और दोनों गांव में दंगे हो जाते हैं। तो ये दंगे तब से लगातार जारी हैं। ठीक है, अगर कोई समझदार व्यक्ति शायद उनको मिला होता तो दंगे शायद रुक गए होते। तो मेरे लाइफ में भी एक कबीला और गांव था, ठीक है, वो कबीला और गांव था, मैं और मेरा शरीर, इन दोनों में बहुत दंगे हुए, भयंकर दंगे। ठीक है, जहां मन लगे वहां शरीर नहीं लगे, जहां शरीर लगे वहां मन लगे ही नहीं। तो मन लगे क्या हो रहा है, तो एक टाइम तक तो बहुत रेजिस्ट किया, नहीं भाई मन तू लग शरीर के साथ, शरीर वाला तू लग मन के साथ, पता ही चलता था ये दोनों कुछ अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो एक टाइम के बाद में हो गया कि नहीं भाई यही जिंदगी ऐसी कठिनी है, तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना, चलते हैं। अब चलते चलते लेकिन क्या हुआ, गलती से कोई मिल गया जिसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब पॉसिबल है, मतलब ऐसा ऐसा पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है, ये सब कुछ कहने कहने की बातें हैं। फिर वो कहने के साथ साथ लेकिन दिखा क्या जो बोल रहा है वो खुद भी कुछ करता करता दिख रहा है। तो ऐसे में फिर और बातचीत हुई, तो बातचीत करते करते लगा कि नहीं यार बात तो पॉसिबल है। तो एक अच्छी बात मेरे साथ बचपन से होती रही, मेरे ख्याल से वो हमारे सबका सेट है, पूरी मानव जाति का सेट ही है कि हमको अच्छा लगता है, हमको हमेशा अच्छा लगता है ना, कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। ये बचपन से मम्मी अच्छी लगती है, फिर वहां से पापा अच्छे लगते हैं, टीचर्स अच्छे लगते हैं, कुछ खाने में अच्छा लगता है, कुछ पीने में अच्छा लगता है, तो अच्छा तो लगता ही है, ये अच्छी बात है। पर वो अच्छे लगने से हमारे में अच्छा क्या होता है इसका कुछ प्रूफ ही नहीं था कभी। अब क्या हुआ कि कोई आदमी ऐसा अच्छा लगा और अच्छे लगने के साथ साथ में एक ये समझ में आया कि भाई एग्जैक्टली मुझे कुछ समझना है, और ये जो जिस तरीके से जी रहे हैं, जैसा ये जी रहे हैं वैसा मेरे को भी लगता है कि मैं भी जीना तो चाहता तो यही हूँ। तो ये जब ये कनेक्टिविटी बस जैसे बैठी तो मेरे जितने भी लक्ष्य मैंने बना के रखे थे वो सारे के साथ उसके लक्ष्य में समा गए, ठीक है। और जब जैसे ये लक्ष्य समा गए तो उसके बाद में कुछ नहीं, सिंपल, अगर आपको किसी को गाड़ी चलाते देखते हो तो क्या करते हो, या तो उसके बाजू बैठ के उसको देखो या उससे पूछ लो, थोड़ी देर में आप बैठो फिर आप चलाओ, आ जाती है। कोई सी भी स्किल ऐसी सीखते दुनिया में, तो समझना कौन सी नई चीज है, वो भी चीज है, मेरे को ऐसा लगता है ना, देखते देखते बात करते आ जाती है। द ओनली थिंग यू कैन होल्ड इन, आप बात ही नहीं करो, आप अच्छा लगने को आपको वाकई में अच्छा लगा, बात करते करते जब हम अच्छा लगने से ये बिलीव होता है कि यार वाकई में अच्छा लग रहा क्यों है, इसके रीजन को टटोलते हैं। और दूसरा वो अच्छे लगने से अच्छे होने के लिए फिर वही अच्छाइयों का अध्ययन होता है, और सच्चाइयों की रोशनी में तो अच्छा क्या है, अच्छाई क्या है वो समझ में आती है। जितनी अच्छाई समझ में आती है उतनी जीने में आती है, जितनी जीने में आती है उतना एक्चुअली कुछ कुछ अच्छा दिखाई देते है, छींटे पड़ते ही रहते हैं, और उससे ये विश्वास हो जाता है कि आगे जाके ये पूरा कंप्लीट होगी पिक्चर। और वो एक्चुअली भी तो कंप्लीट पिक्चर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के बताऊँ भाई इंदौर में कभी आप आओ तो इंदौर का एक झलक आप बना ही लेते हो, इंदौर जाओगे तो थोड़ा सा क्या डिफरेंस आएगा, दिखेगा दिखेगा, तो उसमें दोनों में ज्यादा अंतर मुझे लगता नहीं, जीने में तो सेम ही फ्लो आता है, व्यवहार तो व्यवहार है। अब बाकी दर्शनवाद शास्त्र के मुकाबले ये दर्शन में क्या अलग मुझे लगता है, तो यही है कि बाकी सारे दर्शनवाद शास्त्र में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगता मुझे जो लगता है कि भाई वहां पे सुख और दुख लिखा हुआ था, मेरे को दुख अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने नहीं यार ठीक है सुख दुख जमता नहीं। फिर ये पहली बार कोई दर्शन दे बोलते सुख पूर्व मानव का धर्म ही सुख है और सुख पूर्व जैसी व्यवस्था संभव है, तो लगा अच्छा ऐसा है, तो फिर ये तो हमारे मन की बात है, तो फिर उधर समझने है तो कैसे है। और जब उसको समझ गए तो समझ में आया कि एग्जैक्टली मैं हम चाहते यही थे कि हम आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी कॉन्फिडेंस के साथ आज बोल पा रहा हूँ तो इस कारण बोल पा रहा हूँ कि मेरे को आप में मुझ में यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है। फैमिली दिखने का कारण यही है कि मैं कुछ समानताएं देख पा रहा हूँ आपके और मेरे बीच में, समानताओं से समानताओं को देखता हूँ तो एक रूप लगते हैं हम लोग, और जब असमानताओं से असमानताओं देखता हूँ तो खंड खंड करते हुए मैं खुद को अकेला खड़ा पाता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा जो फ्लॉ था लाइफ का। जैसे मैंने कहानी स्टार्टिंग में सुनाई कि एक तिनका था, वो मैंने कबीला और गाँव तो बता दिया, पर वो तिनका क्या था वो बताना बस लास्ट है, उस पर एंड करता हूँ तिनके को बता के कि वो तिनका बेसिकली
मेरे लिए ऐसा था कि जिसको मैं ध्यान भी नहीं दिया कभी लाइफ में, और मैंने जब सेशन अटेंड किया दिसंबर में, तो वो मेरे लिए कोई मायने रखता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पीछे बैकलॉग में छूट गया था। एंड दैट थिंग वाज माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके, क्योंकि लाइफ में बेसिकली है ना 4 विषय का ज्ञान है ही, तो उसमें जो चौथा विषय है मालूम पड़ने के बाद मुझे तो लगा कि भाई यही होगा सबसे बड़ी चीज। एक्चुअली में जब थॉट पे कोई पहुंचती नहीं तो शरीर में तो सबसे बड़ी चीज ऐसी लगती है वो दिखने में कि भाई ये कोई बहुत बड़ी चीज है, और कोई बताने वाला भी नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। तो फिर ये लगा कि भाई जब इस चीज पे बात ही नहीं कर सकते हैं तो जीना कुछ और, मतलब जितने लोगों से बात करने जाओ तो बात करने में अपने को लेकिन नहीं बात नहीं करना इस बारे में, और अच्छी भी लग रही है तो बात ही नहीं कर रहे थे, अच्छी लग रही है तो फिर नाटक किया। उस द्वंद के साथ में पूरी लाइफ उस तरीके से अरेंज करने लग गए कि इस बारे में बात नहीं करी जाएगी, पर इस तरीके से अपना 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 समझने की कोशिश करते रहेंगे, अपना को बोलना कैसा है, अपने को दिखना कैसा है, अपने को रहना कैसा है, अपने को काम क्या करना है। ये कहीं ना कहीं अपन उसके अंदर अपनी जो अच्छी लगने वाली चीजें उसकी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्लियर नहीं रहती, तो पूरा का पूरा 0.0001 के एरर में रिजल्ट बहुत गलत आ जाता है। तो जब ये समझ में आया एग्जैक्टली में कि ये शरीर क्या क्या उपयोगी है, एग्जैक्टली अपना उद्देश्य क्या है, होने की वजह क्या है, ये समझ में आने पर लगा कि ये जो चीज थी वो बहुत छोटी चीज निकल गई है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट थी नहीं, तो उसको वेट देके रखा हुआ था, और वो बात करने से ही बात समझ में आई, बजाय इसके कि उसको साइड में रख के रखा था। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इस बारे में बात नहीं हुई। जब शिविर हुआ तो इस बारे में बात नहीं हुई, शिविर बात इसी बारे में हुई एग्जैक्टली करने का काम क्या है, तो उसे जो नहीं करने की चीज थी वो खुद ही छिटक के गिर गई असमानताओं में मैंने खुद को कोई भी टैग लगा के रखा हो, नर का, अमीर का, गरीब का, नारी का, कोई भी, वो सारे टैग्स समझने के बाद में गिर जाते हैं, ऐसा मैंने खुद के अंदर फील किया है। और अब बस इसके लास्ट में और ये है कि चेंजेस मेरे अंदर क्या आए हैं, तो है कि मैं अल्टीमेटली अब मैं वो कहीं भी जब मैं खड़ा रहता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं किस वजह से बात कर रहा हूँ, है ना। मेरे सामने कोई लक्ष्य रहता है, कंटिन्यूसली बना रहता है ना। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बहुत अच्छा, मेरे को जब वो शिविर भी हुआ था उससे पहले वो इंसान भी ऐसा लगता था कि ये कितना बोस्ट करते हैं, ज़्यादा ही बोलते हैं। तो मैं अल्टीमेटली में मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी अगर बोलता हूँ तो या तो मैं फील करके अच्छा फील करके रोक लूँ, अगर वाकई में फील करता हूँ, फैमिली फील करता हूँ तो बोल दूँ। तो अच्छी बात तो ये है कि वो शिविर के बाद से आज की डेट तक मुझे बुरा लगा ही नहीं है, ठीक है। मेरी खुशी की कंसिस्टेंसी बनी हुई है ना। ना मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है, ना मेरे को कोई टेंशन हुई है, ना मुझे कोई भी एक पल की पीड़ा हुई है, तो है ना। अब ये अपने आप में अगर ये तो होता है पोस्टिंग, तो फिर मैं तो आप यहाँ पे सब मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं, मैं चाहूँगा आके मेरे से बातें करें तो मुझे भी पता चलेगा, हो सकता है मैं कहाँ पे अपने आप को कुछ अधिक समझ लिया हो तो। लेकिन ये इसका पूरा श्रेय जाता तो अजय भैया को ही है, तो बहुत बहुत कृतज्ञता कि एग्जैक्टली खुद क्या है ये समझने के लिए अगर कोई इंसान आपके साथ खड़ा रहता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाता है। और अभी तो बस शुरुआत है, आगे की योजना बहुत सिंपल है कि जिस कारण मैं असमानताओं को फील कर पाता था वो आगे की पीढ़ी ना कर पाए, फील करे। इसके लिए एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी व्यवस्था बने, उसी के लिए लगे हुए हैं, और आप सबका आशीर्वाद है ही, बना ही रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी। जितनी एनर्जी और एंथुसियाज्म से बोला है वो भी युवा की पीढ़ी में बहुत जरूरी भी है, सारी पीढ़ियों में जरूरी है। जैसे यहाँ पे रूपा दीदी ने भी कृतज्ञता की बात की थी, स्वावलंबन पे इतनी अच्छी बात की, भैया ने इतना एंथुसियाज्म से रखा। तो इस चीज का अगर दोनों चीजों का मेल हो जाए तो कोई आदमी गलत दिशा में जाए बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ हम अगली प्रस्तुति पे जाते हैं। सुनील खेपा भैया की है जो कि दिल्ली से है। वो हरियाणा, सिरसा हरियाणा में उनका जन्म हुआ और उनकी पढ़ाई एमबीए तक उन्होंने पढ़ाई की है। अभी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यूएस बेस्ड एमएनसी है जिसके अंदर वो भी काम कर रहे हैं, और वैसे दिल्ली की टीम है उसके साथ उनका बहुत काम रहा है और कंटिन्यूसली अध्ययन में से जुड़े हुए हैं पिछले 16 महीने से। तो सुनील भैया। जैसा कि दीदी ने बताया कि गुड़गांव में जॉब करता हूँ मैं, यूएस बेस्ड एमएससी तो पहले मैं अपना परिचय दूं कि मैं जीवन विद्या से कैसे जुड़ा। तो हुआ यूँ कि मेरा 3 साल का एक लड़का है, और जैसे ही सभी अभिभावकों की इच्छा रहती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, तो उस बारे में रिसर्च शुरू हुई। तो
अच्छे से अच्छे आसपास जो भी स्कूल्स हैं उनको देखना परखना शुरू किया। तो उस समय पिछले साल की बात है, तो उस समय काफ़ी ऐसी न्यूज़ आई जो बहुत ही डराने वाली थी। जैसे कि एक बड़ी क्लास के लड़के ने एक छोटी क्लास के लड़कों को जान से मार दिया ताकि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, और इस तरह की और भी न्यूज़ आती रहती हैं। तो ध्यान गया कि ये और थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। तो धीरे धीरे फिर काफ़ी अल्टरनेटिव स्कूल्स जो होते हैं, भैया ने बताया औरबिंदो है या वॉलड्रॉफ सिस्टम है या मॉन्टेसरी है, या तो इस तरह के स्कूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो देखा कि दक्षिण भारत में काफ़ी इस तरह के स्कूल्स हैं जो कि हॉलिस्टिक चीज़ों पे बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है, नौकरी है और पैसा है, सिर्फ इसकी बात नहीं करते हैं, कुछ ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं उनकी भी बात करते हैं। तो वो इसी दौरान ढूंढते ढूंढते कहीं से मुझे विद्या का यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखने को मिले। एक तो उसमें अभिभावक विद्यालय का वीडियो था जो उनके भैया ने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो उसमें वो बात कर रहे थे अभिभावक की, हम मिलके अपने बच्चों की शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी उठाएं। तो ये बात काफ़ी अच्छी स्ट्राइक की, और उससे पहले ये भी डिसाइड मैंने कर लिया था, क्योंकि जो अल्टरनेटिव स्कूल्स हैं वो भी दक्षिण भारत में थे, और कुछ होम स्कूलिंग ग्रुप से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ जो कि अपने बच्चों की शिक्षा अपने घर पे ही करते हैं। और दिल्ली में भी और काफ़ी लोग हैं, करीब 150 फैमिलीज होंगी जो कि होम स्कूलिंग करती हैं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि ये करना तो होम स्कूलिंग ही है, घर में ही अपने बच्चे की जिम्मेदारी शिक्षा की उठानी है। लेकिन ये सब में नहीं आ रहा था, क्योंकि शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। तो उसी ढूंढते ढूंढते फिर वो जीवन विद्या का एक वीडियो देखने को मिला। तो ये समझ में आया कि अगर पेरेंट्स मिलके कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, मतलब उनकी भावना जो है वो अच्छी ही रहती है। और अगर एक दर्शन के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो ये दर्शन क्या है उसको फिर सोचना समझना शुरू किया, मतलब सर्च किया। उसमें फिर सोम भैया का एक वीडियो देखा कि कोई पेरेंट अपना बोल रहा था कि आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं कहना। तो उन्होंने उनको समझाया, और उस अर्थ ही उसमें यही था कि समझना जो है वो आपको समझना है, बच्चे को कुछ नहीं समझना है। तो ये बात भी बहुत अच्छी क्लिक की कि हाँ बात सही है। तो इस तरह से फिर ढूंढते ढूंढते हापुड़ में शिविर मैंने अटेंड किया, और उससे पहले कि भैया का 2 दिन का शिविर था यहाँ पे दिल्ली में, तो वो भी अटेंड किया। तो उसमें क्या सवाल और आने शुरू हो गए, मतलब एक ही मुद्दा था फिर और भी मुद्दे खुलने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे फिर जब सोम भैया के शिविर में पहुंचा तो मैं तो एक ही छोटी सी समस्या लेके आया था, पर सोम भैया ने और समस्याएं गिना दी इतनी सारी। तो ऐसा लगा कि, और साथ में फिर समाधान भी दिया हर चीज़ के बारे में कि कैसे हो सकता है। ये 700 करोड़ वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी। तो ऐसे मजाक में भ्रमित मानव की तरह सोचते हैं, तो हम ये लगता है कि फिर मेरे मन से ये सूत्र निकला कि समाधान ही समस्या है। इससे पहले कोई समस्या नहीं थी मेरे पास, अभी जब समाधान आ गया तो ये समस्याएं खड़ी हो गई। अब इनको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, नकारना बनता नहीं है, मना नहीं कर सकता, जो देख लिया समझ लिया। और जो व्यवहार था लोगों का उससे भी फिर कनेक्ट बना कि हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर ये समझ में आया कि अभी पहले अपनी शिक्षा पूरी हो, फिर बच्चे की शिक्षा कैसे होगी, क्या होगा, उसके बारे में फिर सोचा जाए। तो परिचय के बाद ही फिर अध्ययन सत्र शुरू हुआ, तो मैं उसमें फिर अध्ययन स्टार्ट किया मैंने। तो अध्ययन के दौरान अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी उत्साह होता है, काफ़ी आतुरता होती है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ बात क्लिक कर गई है, हो सकता है लोगों को भी ऐसे क्लिक होनी चाहिए। इसमें कोई
मतलब बहुत कठिनाई मुझे लगती नहीं थी। तो लेकिन उससे होता क्या है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी, अपनी स्थिति है, तो उसके हिसाब से ही होता है। तो कभी कभी फिर मन में संशय भी आ जाता था कि कितने लोग परिचय करते हैं, उसमें से कितने लोग अध्ययन करते हैं, तो ये एक डिस्टेंस तो है ही, और हो सकता है कितने लोग अध्ययन करते हों, फिर जीने में कितने लोग आ पाते हैं इसमें भी। तो ये कश्मकश तो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। लेकिन ये धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि इसमें एक क्रम वाली बात है कि जैसे हम हर किसी भी सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं, फिजिक्स का करते हैं, किसी भी, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे 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 उसकी डिटेलिंग में हम जाते रहते हैं। तो अपने में भी ये समझ में आया कि धीरे 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 जो पिक्चर जो है थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है। और जो पहले आतुरता, जो उत्साह ज़्यादा रहता था, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा और निष्ठा जो है वो बढ़ती जा रही है। और जैसे अगर किसी से और से भी बात करते हैं, ऑफिस में दोस्तों से या परिवार में लोगों से, तो स्वीकृति के तौर पे तो रहता ही है। मतलब अगर कुछ बातों पे तो आपको तर्क करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जैसे सुख वाली बात है या विश्वास वाली बात है, ये तो है ही। तर्क तो ये है कि आप उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मतलब उस तरह के जाने का तरीका क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे फिर वो, मतलब सामान्य बातों में भी फिर वो परिवार में भी इस तरह की बातें होने लगी। और जो समस्याएं हमें दिखती थी, जैसे कि परिचय होते ही पहला ऐसे लगता है कि जो ज़्यादा समस्या में है, जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, उसको पहले ले आए यहाँ शिविर में। तो बाद में ये ध्यान गया कि ज़्यादा जो सजग लोग हैं, ज़्यादा जो इसके बारे में चिंता रखते हैं, या फिर ज़्यादा जिनका कुछ वैर किसी से नहीं होता है, वो ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका शायद ज़्यादा आराम से, मतलब उनको ट्रांजिशन हो सकता है। तो ऐसे कुछ परिवार के भी लोगों को मैं लेके आया और उनकी भी सहमति इसमें बनी। और इसके अलावा ये था कि अध्यात्म में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था। काफ़ी समय से, मैं जब शादी से पहले भी मैं ओशो या कृष्णमूर्ति इन सबको पढ़ता रहा। और फिर तो ये बात फिर उस तरह से कनेक्ट होती गई। तो जैसे विनायक भैया ने बोला कि काफ़ी समय तक ये चाहते थे कि मैं अविवाहित रहूँ, तो ऐसा मेरा भी कभी मन था और काफ़ी मैंने लेट शादी की इस वजह से। लेकिन पत्नी का काफ़ी साथ रहा। उनका जब भी जैसे ही शादी हुई उसके बाद से जो है मेरा एक जो पहले या आवेश रहता था या असंतुलन रहता था जीने में, तो वो काफ़ी संतुलित हो गया। तो उसमें स्वीकार्यता काफ़ी अच्छी बनी। तो अब धीरे धीरे अध्ययन चल रहा है। और फिर अब जो पहले जो नेगेटिव वाले जो सूत्र बनते थे कि समाधान ही समस्या है, अब एक पॉजिटिव सूत्र बना है कि विकल्प का अध्ययन है और अध्ययन का कोई विकल्प नहीं। तो ये मुझे लगता है कि प्रोग्रेस की बात है। और एक सुझाव के तौर पे भी मुझे कहा गया कि बताना है। तो एक मुझे जो अभी स्पष्टता की, अगर मैं अध्ययन की बात करूँ, तो हम काफ़ी लोग अध्ययन में लगे हुए हैं और अलग अलग लोगों को सुनते हैं। तो जब अलग अलग लोगों को सुनते हैं तो ये हो सकता है कि कमी मेरी ही हो, मेरे को नहीं समझ में आया हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम, मतलब दो अलग अलग मत आते हैं और उसको रिजॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब काफ़ी समय लग जाता है उसमें। तो इसका जो मैंने पता करने की कोशिश की कि एक मनन शिविर होता है जिसमें काफ़ी लोग जो प्रबोधक हैं, काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, वो मिलके इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं और वो मनन गोष्ठी होती है। तो एक सुझाव है कि अगर वो मनन गोष्ठी में ऐसे कुछ मुद्दे आए तो उन पर जो भी निष्कर्ष निकले, कहाँ पे स्पष्टता नहीं है या हो गई है या वैचारिक मतभेद हैं, तो उनको थोड़ा सार्वजनिक किया जाए। तो ताकि हमें अध्ययन जो लगे हैं उनको थोड़ी मदद मिले। इसके अलावा अगर मैं फ्यूचर में अगर देखूं संभावनाओं के तौर पे, तो मुझे दिखता है कि मैं शिक्षा जो है, जो आधार है इस सब चीज़ का,
उसमें मैं अपनी भागीदारी देखता हूँ और मुझे लगता है इसमें बहुत समय लगने वाला है। करीब मेरा अंदाज़ा ये था कि 5 साल लगेंगे, सोम भैया कह रहे हैं कि 10 साल कम से कम लगेंगे, और राकेश भैया जैसे कहते हैं कि कछुआ चाल से हमें चलना है, तो मैं उसी तरह से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और उत्पादन के तौर पे देखा जाए तो मेरा एग्रीकल्चर या कृषि में काफ़ी इंटरेस्ट पहले से ही था, और मैं मतलब जानकारियाँ तो इकट्ठी करता रहता हूँ, लेकिन मतलब हाथ से कभी कुछ काम नहीं किया है, बस रिसर्च करता रहता हूँ, जैसे हॉबी जैसे कहते हैं, तो उस तरह से। तो ये मैं अपना आगे की संभावना देखता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद भैया, आपकी प्रस्तुति से बहुत प्रेरणादायक तो थी ही, और ये भी बहुत अच्छे से लगा देख सुन के कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने सोचना शुरू कर दिया है, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे युवा पीढ़ी में भी अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचा जा रहा है तो मतलब आगे की संभावना बहुत अच्छी है। अब हम अनीमा दीदी को आमंत्रित करेंगे। अनीमा दीदी औरंग आसाम से हैं, और उनको 3 साल हुआ है अभी जीवन विद्या से जुड़े हुए, और उन्होंने 4 परिचय शिविर किए हैं। अभी वो टीचर की तरह काम कर रहे हैं आसाम में ही, और वो अपनी प्रस्तुति देंगे। नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं असम से छोटी सी गांव ओरांग में रहती हूँ, वहाँ की एक स्कूल में काम करती हूँ। तो मैं बचपन से ही आसपास वातावरण घर में लड़के और लड़कों को समान रूप में कुछ समान देख नहीं रहे, उसको मैं ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो इसके लिए मुझे बचपन से ही लड़के और के लिए कुछ करूँगा ऐसी मानसिकता मुझे था। तो इस दौरान मैं एजुकेशन कंप्लीट ग्रेजुएट की, उस दौरान बहुत समस्याएं आई। तो जब मैं टीचिंग करना शुरू की, तब मेरे एक कॉलिग्स ने जो प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ, समस्या को देख पा रही थी, तो उनसे डिस्कस किया था। तो उन्होंने बोला फिर तुम एक ब्रह्मा कुमारी में जाओ, तुम्हारे उस प्रॉब्लम सोल्यूशन दिख जाएगा। लेकिन वहाँ बहुत सालों गई, लेकिन मुझे वो ठीक से दिख नहीं पाया। फिर वहाँ जाते जाते एक ग्रुप बन चुका था बौद्धों के साथ घूमने, बहुत जगह में ऐसी प्रोग्रामों में अटेंड किया हूँ। तो वहाँ से मुझे कोई ऐसी समाधान मुझे दिख नहीं रही थी। उसी दौरान मुझे जीवन विद्या की कुछ वीडियो मिली, उसको मैंने सुनते हुए वो सुनवाई की थी। तो मैं वहाँ देखते सुन जब रही थी, तो मुझे लगा मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम बा, जो कुछ दिख रहा था था, उसे मुझे लग रहा है इसको अगर मैं अच्छे से सुनूं तो मुझे समाधान मिल सकता है। तो इसी आशा से मैंने पहली शिविर किया बर्गर में। उसके बाद और 2-3 शिविर करने के बाद तो हम स्कूल में जब किया हूँ, तो हम लोग के ग्रुप का मानसिकता बनी कि एक शिविर किया जाए ओरांग में। तो हम लोग ने सबने मिलकर एक शिविर अरेंज किया। तो मेरी इच्छा ऐसी थी मेरी स्कूल की टीचर सब अटेंड हो, इसलिए हमने उस शिविर को समर वेकेशन में कर दिए थे। लेकिन उसी दौरान उस साल समर वेकेशन में गवर्नमेंट में कुछ ऐसी परिवर्तन की ऑर्डर जो उस समर वेकेशन में टीचर को एंगेज कर दिया। तो इस कारण से 2-3 ही टीचर अटेंड हो पाए, तो भी हर दिन नहीं होंगे। तो उस शिविर के ख़त्म होने के बाद टीचर से बात जब हुई थी, तो उन लोगों के बोले चीज़ तो अच्छी है लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो इसको मैं देखते हुए सोचा अकेले तो स्कूल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा मानसिकता में मन में डर जैसा लगा, तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए छोड़ देने की इच्छा आई थी। लेकिन इसी दौरान मैं अनाथ आश्रम में भी गई थी और आसपास के लोगों से बात की।
बात करने दौरान मुझे समझ में आ रहा था प्रॉब्लम तो मानसिकता में ही है, उसको अगर ख़त्म ना किया जाए, ना ठीक ना हो, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से मैं फिर अपने को भी देखा जांचा, क्योंकि मेरी मानसिकता में भी कुछ प्रॉब्लम दिख पा रही थी, इसी उसको ठीक करने की इच्छा लगी। पहले अपने ऊपर चले, फिर दूसरों का अध्ययन करना व शिविर के लिए करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बाद में ये निर्णय में आ चुकी हूँ, देखा संबंध अगर मूल्यों के साथ ना हो, मूल्यों के साथ ना हो, अगर समझ में आ रहे तो ये कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। स्कूल का जो स्टूडेंट के साथ जो हम करने चाहते हैं इतना कर नहीं पाते, तो इसलिए मैं बाद में निर्णय ली हूँ मुझे पहले अध्ययन करना है, बाद में जो देख कर पाती हूँ करूँगी। जैसे मैं कहता धन्यवाद दीदी, आपके प्रस्तुति से समझ आ रहा है ये सभी के साथ होता है कि ऊपर नीचे लगता ही है कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, और बहुत चीज़ों को देख के लगता है, तो उसके बावजूद आप अभी भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत प्रेरणादायक है हम सब के लिए। अभी अनिमा दीदी का आज ही डिसाइड हुआ था कि वो बोलने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही। अब संजना दीदी से निवेदन है कि वो बोलेंगे। संजना दीदी दिल्ली के हैं और वो जेवी टीम से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में जो जेवी टीम है, और हापुड़ भी कई बार उनका जाना होता रहता है। एजुकेशन के सेक्टर में है और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर शिक्षा प्रोग्राम आयोजित करना ये करते हैं, और जेवी टीम भी करती है। 1 वर्ष से अभी अध्ययन में प्रयासरत है और अभी एमए एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। संजना। सभी को नमस्कार। मेरा जब ऐसे इंट्रोडक्शन होता है कि एमए एजुकेशन कर रहे हैं और एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिससे बातचीत हो रही होती है उनकी एक ऐसी अपेक्षा रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अच्छा आपने कुछ समाज सेवा में काम किया होगा, कुछ शिक्षा के एनजीओ स्कूल्स वगैरह में काम किया होगा। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि मेरी इससे पहले की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन थी वो बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस में थी, और फिर सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या बोले कहाँ मैनेजमेंट और फाइनेंस और कहाँ एजुकेशन। और सच कहूँ तो जब मैंने भी अपना पहला परिचय शिविर किया था, तो उस टाइम पे वो शिविर में भ्रमित होने के जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते थे वो सब मैं अपने अंदर देख पाती थी। तो मेरी आज की प्रस्तुति जो है कि इस जर्नी के बारे में है कि कहाँ हम कि तब की स्थिति क्या थी और कहाँ हम अब पहुँच पाए हैं, और इस पूरे में मैं शिक्षा को कैसे देख पाई हूँ, मेरी इस क्षेत्र के प्रति इसमें इंटरेस्ट कैसे बना, और ये मैंने कैसे दर्शन के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश की। मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ देखती हूँ तो 2 मेजर मान्यताएं थी जिसके आधार पर ऑलमोस्ट पूरी स्टूडेंट लाइफ निकल गई थी। पहली तो ये कि पढ़ाई का पर्पस है एक अच्छी जॉब ढूंढना, जहाँ की अच्छी जॉब का मतलब है जहाँ से सैलरी या पैकेज बहुत ज़्यादा हो, अच्छा हो। तो पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, इसीलिए ताकि उसके बाद आपको एक जॉब मिल सके। और दूसरी ये कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, कंपटीशन उसका एक आधार है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो सिस्टम बना ही इस बुनियाद पे है कि बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन फर्स्ट पोजीशन एक ही है, या आईआईटी एक ही है, या जितने भी बच्चे हैं उसमें से केवल टॉप 5% या टॉप 10% हैं, उन्हीं को किसी अच्छे सो कॉल्ड अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। और ये इस चीज़ के बारे में कभी बहुत सोचा नहीं था मैंने।
मैं इसको ऐसे देखती थी कि ठीक है, सिस्टम है जिसमें दिख रहा है कि केवल टॉप के 5% या 10% बच्चों को किसी तरीके की सफलता मिल पा रही है, तो मेरा मकसद ये है कि मैं उस 5% या 10% में रहूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देख पाई जब मैंने दर्शन को समझने की कोशिश की, इसके साथ जुड़ी, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो समझ में आई वो तो ये था कि व्यवस्था और अव्यवस्था को अलग अलग कैसे देखा जाए, उसको कैसे पहचाना जाए। बहुत सारी चीज़ें जिसको हम अभी बस ये मान के चलते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, क्या वो सही है या नहीं, ये प्रश्न भी होना जरूरी है, जो अभी तक मुझ में आया ही नहीं था। यहाँ से ये पता चलता है कि कभी कभी हम एक सिस्टम में इतना डूब जाते हैं कि हम उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते, हम बस अपने आप को उसमें देख पाते हैं। तो हमारा गोल ये होता है कि इस गिवन सिस्टम में हम कैसे आगे बढ़ सके, लेकिन ये प्रश्न नहीं आता, मुझ में भी नहीं आया था कि क्या ये सिस्टम अपने आप में ठीक है या नहीं। तो मेरे लिए इसमें सबसे पहली मेजर चीज़ जो मैं देख पाई वो ये थी कि मुझे भी ये प्रश्न करने सीखने हैं, मुझे भी ये इसको सटीकता से देखना पड़ेगा कि क्या एक ढांचा सही है अपने आप में या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ये देख पाई कि यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी एक आधार है। अभी तक हर चीज़ को जो देखा था उसको भेदभाव के रूप से देखा था, इन द सेंस के अभी तक की सारी पढ़ाई भी जो थी उसको भी हम ऐसे ही देखते थे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा है, उसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही हम ये भी देखते थे कि कौन कैसा इंसान है। जब बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर अवार्ड्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलते हैं, और समहाउ उसी के बेसिस पे उनकी पूरी ज़िंदगी कट जाती है। तो देखकर ये भी लगता है कि इसमें यूनिवर्सैलिटी कहाँ है। जब हम किसी ढांचे को सही या गलत बोल रहे हैं तो उसको कहने का आधार क्या है, उसका एक यूनिवर्सल आधार मुझे यहाँ से मिल सका। यानी कि अगर हम एक यूनिवर्सैलिटी पहचान पा रहे हैं सभी लोगों में कि सभी लोगों में सुखी होने की इच्छा है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 90% बच्चे दुखी हो रहे हैं या अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं, ये सिस्टम अपने आप में इसीलिए सही नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से सोचने की जो एक प्रोसेस बना वो मेरा अध्ययन के थ्रू ही बना, और इन चीज़ों को फिर सटीकता से देख पाई। और उसके बाद तीसरी चीज़ फाइनली ये देखा कि हम सुख को कैसे समझें, क्योंकि मैंने अपने आप में ये देखा था, मैं सुख को जैसे देखती थी उसके हिसाब से अपने गोल्स सेट करती थी, और हर कोई ऐसा ही करता हुआ दिख पाया। जब तक हमारी सुख की अंडरस्टैंडिंग एक सर्टेन तरीके की रहेगी तब तक हम सुख भी वही ढूंढते रहेंगे। जैसे कि जब मैं मैनेजमेंट या फाइनेंस कर रही थी, मैं सुख को एक सर्टेन तरीके में देख रही थी, मेरी उससे कुछ किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी। और अब जब शिक्षा को ऐसे देख पा रही हूँ, अध्ययन में 1 साल से जुड़ी हूँ, अब सुख को एक सर्टेन तरीके से देख पा रही हूँ। तो हम सुख को कैसे देख रहे हैं ये भी हमारे जीवन को ये भी हमारी लाइफ को एक बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करता है। और जब मैं इन चीज़ों को देख पाई तो मुझे लगा कि हम एक्चुअली जब शिक्षा की बात करते हैं तो एक बच्चे में अगर एक छोटी उम्र से ये अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाए तो शिक्षा का जो एक ट्रू पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, वो पूरा हो पाएगा। यानी कि अभी तक हम शिक्षा को अपने आसपास की, अपनी बाहर की दुनिया से रिलेट कर पा रहे थे, और मुझे अध्ययन के थ्रू ये बहुत गहरी स्वीकृति बनी कि शिक्षा एक्चुअली अपने अंदर देखने का प्रोसेस पहले है, अपने आप को, अपने अंदर के डिज़ाइन को देखने का प्रोसेस पहले है, उसके बाद हम बाहर जाकर देखें क्या करना है, कैसे करना है। तो
ये चीज़ें काफ़ी स्थिर हुई दर्शन की अंडरस्टैंडिंग से, और इसके बाद ही मैंने निर्णय लिया कि इसमें मुझे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही थी जो शिक्षा के फील्ड तक, जो एजुकेशन सिस्टम तक लेके जाई जा सकती हैं। इसी उद्देश्य से मैंने एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ज्वाइन किया और अभी उसी में एंगेज्ड हूँ। तो मूल में बात केवल इतनी है कि हम सबकी शिक्षा से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। हम सब सिस्टम में अपने बच्चों को भी ऐसी अपेक्षा से डालते हैं कि जब तक बच्चा इस प्रोसेस से बाहर निकलेगा तब तक वो सुखी होगा, तब तक वो खुद को पहचान पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों की हमारी अपेक्षा रहती है। और हमें वो दर्द तभी होता है जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती। तो अपेक्षा के लेवल पे, एक्सपेक्टेशन के लेवल पे जब ये चीज़ें समाज में ऑलरेडी हैं, मुझे बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से ये दिख पा रहा है कि मध्यस्थ दर्शन के कॉन्सेप्ट, मध्यस्थ दर्शन की अंडरस्टैंडिंग, इसको पूरा करने में उसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो अंत में मैं बस धन्यवाद कहना चाहूँगी। यहाँ पर हम सब युवा पीढ़ी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में आप सब लोगों का, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बड़े रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरी बहुत सारे लोगों से जब बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि हम जब आपके जितने थे हमें तो कुछ नहीं पता था, और मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है कि हमें अभी से आपकी वजह से सब कुछ मिल रहा है, और बहुत हमारी क्लैरिटी आपकी क्लैरिटी की वजह से ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपकी प्रस्तुति से एजुकेशन के अंदर कैसे अभी और काम किया जा सकता है उसका, और क्या क्या अपेक्षा और हो सकती है, ये बहुत बढ़िया से समझ में आया। और स्वयं को भी देखते हुए कैसे बच्चों के साथ और सबके साथ कार्य करना चाहिए, ये भी बहुत पकड़ में आया अच्छे से। तो अभी ये तो समझ आ रहा है कि हम लोग जिस उम्र में हैं उसमें अब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते। तो बहुत सारे आयाम हैं जिसके अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और एक हमारा बहुत बड़ा कार्य ये भी है कि अगली पीढ़ी के लिए जो दिक्कतें हम देख रहे हैं अभी, हमारे लिए हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी ने आसान कर दिया। अब हमारा काम सीधा सीधा ये बनता है कि हमें अगली पीढ़ी के लिए जो करना है वो आसान करना ही है, कि उनको शायद ये समीक्षा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और उनके जो पूर्वाभ्यास हम में डेवलप हुए हैं वो उनके अंदर डेवलप ना हो। हम सब में कुछ ना कुछ पूर्वाभ्यास रहे हैं जिसके कारण अभी हम जहाँ पर हैं उससे आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत लग रही है हमको। तो अभी हम प्रयास करते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी के अंदर जो अभी शिक्षा पढ़ रहे हैं अभी बच्चे यहाँ पर, और उनके अलावा भी, उनमें ये डेवलप नहीं है। दूसरा एक चीज़ समझ आया कि कंटेंट के ऊपर काम बाबा जी तो पूरा करके चले गए, हमारे करने की आवश्यकता लगती नहीं है कंटेंट पे, पर हमको कंटेंट को समझना, उसके साथ उसी एनर्जी से, उसी इंथुजियाज्म से उस कंटेंट को आगे पहुंचाना, अब प्रचार का काम काफी जरूरी भी लगता है। और एक हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो युवा है उसके अंदर जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है उससे ज्यादा वेरिएशन है, और बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड से हैं हम युवा के अंदर। तो उन अलग अलग फील्ड में होते हुए कंपटीशन की भावना ना आए, ये हमें बहुत हमेशा से इंग्रेन रहा है कंपटीशन, और ये छोटी छोटी चीज़ों में द्वंद्व दिखता ही है, कहीं ना कहीं आ जाता है, स्वयं में भी दिखता है, दूसरों के साथ भी दिखता है। तो उस कंपटीशन में ना आए, ये हमारी स्वयं से भी अपेक्षा है, सारे युवाओं से भी अपेक्षा है, और हमसे जो बड़े लोग हैं उनसे भी ये अपेक्षा रहेगी कि आगे की जो पीढ़ी है उसमें किसी भी तरीके का द्वंद्व ना आए। अगर द्वंद्व नहीं आया तो लगता है कि जो हम लोग शिक्षा सीख रहे हैं, मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये आगे बढ़िया तरीके से और बढ़ सकता है। भले ही हम में से अभी अनुभव हुए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसमें पीछे रह गए किसी भी कारणवश तो द्वंद्व नहीं आना चाहिए।
और किसी भी प्रकार की कुछ झगड़ा वगड़ा ना हो, इस कारण ये अपेक्षा है हम लोगों की, और हमारा भी इसमें काम रहेगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सुना हमको, और सभी जो स्टेज पर है उन सबको भी धन्यवाद। थैंक यू। केयूरी दुग्गड़ का इसलिए ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने पूरे समूह जो परिचर्चा थी उसका संचालन जो तय समय था उससे 1 मिनट पहले पूरा कर दिया क्योंकि समय का बहुत क्रंच रहता है। मैं अगली परिचर्चा शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक सूचना फिर से दे दूँ कि जो 25वां जीवन विद्या वार्षिक सम्मेलन होना है अगले साल, तो उसके लिए आज एक बैठक है 9 से 10 बजे। तो सभी केंद्रों के प्रतिनिधि आज जो लंच टाइम होगा उसमें एक बार अंकित भैया से अवश्य जी, यही लंच में इसी हॉल में अंकित भैया से मिलो। अंकित भैया कह रहे हैं मैं ही सबसे मिलके बता दूंगा। अच्छा, वेन्यू सत्संग हॉल है। रात वाली मीटिंग सत्संग हॉल में है 9 से 10। अब जो हमारे प्रौढ़ अध्येता अगली प्रस्तुति है, तो उस प्रस्तुति के में जो उसका विषय है वो है अध्ययन और अभ्यास। उसमें सामरसता, सामंजस्यता, उस पर चर्चा होगी, और जो जीने पे बात होगी, और उस बात को रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ स्वर्णा दीदी जी को। स्वर्णा दीदी और योगेश भाई अचौती में रहते हैं, सभी जानते होंगे, लंबे समय से विद्या में अध्ययनरत हैं। अध्ययनरत इसलिए कि वो अनुभव के साथ भी आगे जी रहे हैं और स्वावलंबन के साथ, और जितना जीवन विद्या के कार्यक्रम होते हैं, परिचय शिविर, अध्ययन शिविर, उसमें सभी में एक अग्रणी भूमिका रहती है। तो स्वर्णा दीदी। श्रद्धेय नागराज जी की जो तपोस्थली है अमरकंटक, हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हम सबको पता है कि आदरणीय बाबा जी का ही जन्म शताब्दी वर्ष है। तो सबसे पहले मैं कृतज्ञता अर्पित करती हूँ उन्हें। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना कि अध्ययन और अभ्यास की सामरस्यता, इस बात पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। मुझे लगता है कि काफी वर्षों से मैं दर्शन से जुड़ी हूँ, और अध्ययन और अभ्यास, इन दोनों शब्दों को समझना और उस आधार पर जीने का प्रयास करना, इस दौरान काफी सारे अध्ययन सत्रों को भी संबोधन करने का अवसर मुझे मिला। और अपनी बात रखूं उसके पहले अपनी स्थिति को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दर्शन को पढ़ लिया है और अभी आभास की स्थिति में पाती हूँ। थोड़ी थकान होती है, इसलिए आवाज में थोड़ा लगेगा आपको। नहीं, ठीक है, खड़े रह के ठीक है। कुछ वर्षों पहले, मतलब जब मैं जुड़ी थी विद्या से, तो हम सबको पता है कि उस समय केवल परिचय शिविर ही होते थे, और शिविर के बाद वाङ्मय तो उपलब्ध था, और शुरुआती दौर में बाबा जी के साथ जितनी बातचीत होती थी उसके कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध थे। तो मैंने जहाँ से शुरुआत की वो तो स्वयं स्फूर्त विधि से उस वाङ्मय को पढ़ना, और बीच बीच में बाबा जी से मिलना, उनके साथ में जो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछना, और हमारे साथ और जो अन्य भाई बहन हैं उनके साथ भी प्रश्न मतलब पूछते रहना, बातचीत करते रहना, ये क्रम जारी रहा। फिर सन 2009 में बाबा जी ने हम सबके सामने वाङ्मय के विधिवत पठन पर जोर दिया, और उसी वर्ष से अचोटी में उसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि पुस्तकों के अध्ययन के साथ में वैसा अगर हम जीते नहीं हैं तो हमारा अध्ययन सफल नहीं होगा। तो उसी समय पर पुस्तक पठन की जो अनिवार्यता है और जो आवश्यकता है,
उस पर मेरा स्वयं का ध्यान गया और मध्यस्थ दर्शन के आधार पर जीने का क्या सही मतलब है उसको भी शोध करना मैंने उस समय से प्रारंभ किया। तो इसके आगे जितनी भी मैं बात रखूंगी आपके सामने, उसमें आदरणीय बाबा जी ने ही विभिन्न वाङ्मयों में लिखी हुई बातें हैं और अलग अलग जिज्ञासाओं के साथ में जितनी बाबा जी ने बातचीत की है उनमें से ही बातचीत के कुछ अंशों को मैंने संकलित किया है और ये संकलित किए हुए मुद्दे मुझे स्वीकार है, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो जहाँ इस प्रस्तुति में मेरी भाषा में मैंने लिखा है वो मैं आपके साथ में जैसा मुझसे बन पड़ता है वैसा बोलूँगी। जो चीज़ें बाबा जी ने सीधा सीधा कही है उसको मैं सीधा सीधा पढ़ूंगी ताकि मेरी बातचीत में उनमें से शब्दों के हेरफेर ना हो। हम सब ने ये देखा है कि परिचय शिविर हम जब सुनते हैं तो हम सब में उत्साह जगता ही है और सबसे मौलिक बात जो मुझे लगती है कि हर व्यक्ति को छूती है कि मैं समझ सकती हूँ, ये एक आश्वासन हमको बहुत बड़ा मिलता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति समझ सकता है, हर मानव समझ सकता है, उस समझने के अनुसार मैं जी सकती हूँ और हर मानव वैसा जी सकता है। ये बाबा जी का जो उद्गार है अपने आप में सभी मानवों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसके पहले हमने ये देखा ही था कि बहुत सारे आधार पर हमको ये बताया गया था कि मैं समझ सकती हूँ, नहीं समझ सकती, उस पर बहुत सारे तर्क या चीज़ें हमारे सामने आई थी। जब ये उद्गार हमारा मनोबल बढ़ाता है तो हमको लगता है कि अब वाङ्मय में क्या लिखा है उसको भी एक बार देख लिया जाए, वैसा कौतूहल जगता है। तो बाबा जी ने ही हमारे सामने सारी पुस्तकों को किस क्रम से पढ़ना है वो क्रम भी बताया। उसमें विकल्प है, अध्ययन बिंदु है, जीवन विद्या एक परिचय है, फिर चारों दर्शन है, 3 वाद है, 3 शास्त्र है और अंत में संविधान है। इस क्रम से इनका विधिवत पठन करना। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बाबा जी ने हम सबके लिए करके रखी है वो है परिभाषा संहिता का निर्माण। हर शब्द को निश्चित परिभाषाओं के साथ में पढ़ना, उसके अर्थ के साथ में पढ़ना, ताकि हम उसी अर्थ को समझ पाए जिस अर्थ में वो लिखा गया है। तो उस परिभाषा संहिता में लिखी हुई परिभाषाओं के आधार पर हम पुस्तकों को पढ़ पाए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज इससे उन्होंने उसमें कही है। इसके बाद जो बहुत वर्षों से हमारे जो भाई बहन लगे हुए हैं इसको समझने के लिए, उन्होंने बहुत सारी जिज्ञासाएं बाबा जी के साथ की, तो उसके भी प्रश्न उत्तर संवाद के रूप में अपने पास उपलब्ध है, पुस्तक के रूप में और वीडियो या ऑडियो के रूप में भी, वो भी सब हम पढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। हम सबको पता है कि हम अध्ययन विधि से ही अनुभव तक पहुंचेंगे, अपनी पूर्णता को प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पुस्तकों के इस विधिवत पठन क्रम से मुझ में क्या घटता है, मुझ में क्या होता है। तो अगली बात मैं सीधे सीधे बाबा जी के शब्दों में ही कहती हूँ। उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक पठन करने से श्रवण होता है। मतलब पढ़े हुए शब्द का अर्थ कल्पना में आने से श्रवण होता है। पुस्तकों का विधिवत पठन क्रम हमारी कल्पनाशीलता के लिए मार्गदर्शिका बन जाता है। स्वयं में शोध के लिए पुस्तकों से ही सूचना आती है, लेकिन जब हम स्वयं प्रमाणित करने के लिए पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ही हमारा पढ़ना या सुनना होता है। किसी को बताना है, शिविर लेना है और हमारी पहचान बनाना है, इस आधार पर जब हम कुछ करते हैं तो वास्तव में वो पढ़ना या सुनना होता नहीं। सूचनाओं के आधार पर हम फिर अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित करने लगते हैं, अपने में तर्क वैसा विकसित होने लगता है। न्याय धर्म सत्य स्वीकार होने तक हम में तर्क बना रहता है। धीरे धीरे उस तर्क को निश्चित लक्ष्य और दिशा मिलने से वो तर्क संगतता में बदलने लगता है, मतलब उसमें संगतता आने लगती है। उस आधार पर अपने में जो पहले से बिखरा हुआ चित्रण है वो अब चित्रण भी तर्क संगत होने लगता है। चित्त क्षेत्र में हमारे चित्रण में स्पष्टता आने लगती है। अब हम सभी लोग पुस्तकों के साथ जो भी शोध करते हैं, ये देखा जाए तो अध्ययन प्रक्रिया में ये श्रवण में ही आता है।
हम जब भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका जब हम शोध करते हैं, उससे श्रवण अपने में स्थापित होता रहता है। और उसके बाद मनन नाम की जो क्रिया है वो सफल होने तक पुस्तक हमारे साथ बना रहता है। पुस्तक सूचना है हमारे शोध के लिए, तो फिर सवाल ये बनता है कि फिर हम कब तक पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे भाई? जिंदगी भर पढ़ेंगे या इसका कोई निश्चित समयावधि होगा, या कब तक पढ़ना है पुस्तकों को? तो उन्होंने कहा जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु समझ में नहीं आएगा, तब तक पढ़ना है। तो इसके लिए कोई एक निश्चित समयावधि, कोई बोले 2 साल, 4 साल, 10 साल, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते थे जिस क्षण आपका मन लगता है, आपको अर्थ स्वीकृत होता है, उसी क्षण अध्ययन हो सकता है। तो मूल बात है कि हमको जब तक अर्थ समझ में नहीं आता तब तक पढ़ने का एक क्रम जारी रखने की आवश्यकता है। तो पुस्तक से हम छूट कब पाएंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि मनन की स्थिति में जब प्रौढ़ता आती है, आभास की स्थिति में जब प्रौढ़ता आती है, तो पुस्तक में जो लिखी हुई सूचना है उससे छूटकर हम सीधे सत्य पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको अध्ययन की प्रक्रिया में उन्होंने बताया। तो समझदार होने के लिए या फिर समझदारी तक विधिवत पहुंचने के लिए जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसको ही अभ्यास कह रहे हैं। 2 प्रकार के अभ्यास को हमने पढ़ा है, एक तो अनुभवगामी विधि में और दूसरा अनुभव मूलक विधि में। तो अनुभवगामी विधि में पहला अभ्यास हमारे लिए है वो है शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास का मतलब है जो लिखा है उसे वैसा ही समझना। हमें पता है हम स्वयं अनेक पूर्वग्रहों के साथ में हैं, पूर्वाभ्यासों के साथ में हैं और पूर्व स्मृतियों के साथ भी हैं। उन सबको मिलाए बिना हम पढ़ पाए, जैसा लिखा है वैसा ही उसको समझ पाए। अब हम वो कहते हैं कि हम लिखे हुए दर्शन को भाषा और तर्क सहित समझ लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। अब ये करते हुए होता क्या है अपने में? तो विधि पक्ष क्या है, मतलब स्वीकारने योग्य क्या है, और निषेध पक्ष क्या है, मतलब नकारने योग्य क्या है, ये भी हम में स्पष्ट होता है। केवल बारंबार पुस्तक पढ़ना शास्त्राभ्यास नहीं है। तो जो पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है उसके भाषा सहित अर्थ कल्पना में आना, वो हम में चित्रित हो पाना और सत्य भासना, ये शास्त्राभ्यास है। इस तरह भाषा के अर्थ को समझना ये श्रवण कहलाता है। इसमें जो परिभाषाओं को हमको बाबा जी ने दिया है उसका महत्व क्या है? उसके लिए वो कहते हैं कि अगर हम भाषा परिवर्तित करते हैं अपने ढंग से तो हमको सही समझ में आता नहीं है। हम भटक जाते हैं अपनी परिभाषाओं को अपने मन से गढ़ने से, क्योंकि ये परिभाषाएं किसने दी है? वो तो अनुभव मूलक विधि से आई है। और अब अभी हम अनुभव तक पहुंचे नहीं हैं, तो हम अपनी परिभाषाओं को गढ़ने जाते हैं, मतलब हम मन गढ़ंत अर्थों में पढ़ते हैं, तो हमको सत्य समझ में नहीं आता है। और उस आधार पर फिर हमारा चित्रण बनता है, क्योंकि हमने अपने अर्थों में ही उसको चित्रित किया है, तो चित्रण भी हमारा मनमाने ढंग से होता है। इसलिए श्रवण का महत्व क्या है, इस बात को अगर ध्यान दें तो जो भी हमने पढ़ा है उसको हम वैसा ही समझ पाए, वैसा ही चित्रित कर पाए। इसलिए सत्य का श्रवण होता है तो ही हम में भास नाम की क्रिया होती है। न्याय धर्म सत्य का भास होता है तो ही श्रवण होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो हम ये श्रवण होने के लिए कभी व्यक्ति से सुनते हैं, बाबा जी से हमने सुना ही है, बाकी भी लोग इसमें जो लगे हुए हैं उनसे भी हम सुनते हैं, पुस्तक से सुनते हैं, अलग अलग घटनाओं से भी हम सुनते हैं। इन सबको मिला करके हमें भास होता है। इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि श्रवण के बाद में मनन नाम की क्रिया होती है। श्रवण के पश्चात हम मनन क्यों करते हैं? तो हमें साक्षात्कार तक पहुंचना है। तो मूल रूप से मनन में न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है। मनन में हम क्या करते हैं? वही बात
सुनना किस लिए? स्वयं प्रमाणित होने के लिए। और अब जो मनन है या जो शोध है वो भी किस लिए? वो भी स्वयं प्रमाणित होने के लिए। तो श्रवण की वस्तु जो हमने सुना हुआ है, उसकी जो वस्तु है वो तुलन करके ही अपने में स्थापित हो पाती है। इसलिए अर्थ को स्वीकारना मनन है। अगर हमारा श्रवण पूरा नहीं हुआ है तो मनन हो नहीं सकता। तो मनन का महत्व क्या है? जो हमने श्रवण किया है वो अपने में स्थिर होना, ये मनन में होता है। इसके बाद साक्षात्कार जिस वस्तु का होना है उसका पहले वृत्ति में विचार और तुलन होता है। जो भी सूचनाओं को हम पढ़ रहे हैं उसमें से प्रिय हित लाभ के अर्थ में क्या है और न्याय धर्म सत्य के अर्थ में क्या है, इसका भेद हमको धीरे धीरे स्पष्ट होता है और उसमें से मुझे क्या स्वीकार है ये भी स्पष्ट होता है। इन दोनों के बीच हम तुलन करते हैं और फिर निश्चय होता है कि हाँ ये न्याय धर्म सत्य है और मुझे स्वीकार है। तब फिर अपने में न्याय धर्म सत्य दृष्टि की प्राथमिकता बनने लगती है। अब जो जीने का महत्व है उसमें वो कह रहे हैं कि हम समझकर स्वयं जीते हैं या सबके साथ में जीते हैं, इन दोनों के मूल में वो तुलन की ही दृष्टि है। तर्क कब तक बना रहता है? तो जब तक न्याय धर्म सत्य अपने में वरीयता में नहीं आता है तब तक अपने में तर्क बना रहता है। लेकिन ये जब वरीयता में आता है उसके बाद कोई तर्क नहीं है। तर्क शब्द को अगर देखेंगे इसका मतलब क्या? हम बारंबार तर्क शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन तर्क का मतलब है जब तक हम में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ये जो हो सकता है ये इसमें जो हमारा द्वंद्व चलता है तब तक हम निश्चय में नहीं आते। और मनन नाम की क्रिया में निश्चय में आने के लिए न्याय धर्म सत्य की वरीयता होने के लिए स्वयं में बारीकी से शोध होने की आवश्यकता है। ऐसा जब हम निश्चय कर पाते हैं कि न्याय धर्म सत्य के आधार पर ही मुझे जीना है, तो अपने में निश्चय होने के आधार पर हम साक्षात्कार के लिए तैयारी बनाते हैं। जब तक तुलन में ये साक्षात निश्चय होता नहीं तब तक साक्षात्कार होता ही नहीं। ये प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती। बाबा जी कहते हैं कि साक्षात्कार तक पहुंचने में ही सारा समय लगता है। तुलन में प्राथमिकता को तय करने में ही हम पीछे रह जाते हैं। अभी हमने सुबह के सत्र में भी बात की रूप गुण स्वभाव और धर्म। तो हम इस बात से परिचित हैं कि रूप और गुण के बारे में जितना तुलन है वो प्रिय हित लाभ के अर्थ में होता है, और स्वभाव और धर्म के बारे में जो तुलन है वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में ही होता है। तो बाबा जी हमारे लिए कह रहे हैं कि दूसरा कोई तरीका ही नहीं है और इसी जगह पर हम सबको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम श्रवण के बाद मनन नहीं करते तो निश्चय होता नहीं, इसलिए साक्षात्कार होता नहीं। तुलन अपने में मनन क्रिया है। मनन में मन लगा देने से निश्चयन पूरा होता है और यही मनन प्रक्रिया का महत्व भी है। अब ये मनन किस अर्थ में करना है? वो कह रहे हैं जीने के अर्थ में मनन करना है, भाषा के अर्थ में मनन नहीं करना है। मनन प्रक्रिया में अगर तुलन ढीला रहता है तो चित्त वृत्ति में वो स्थापित नहीं रह पाता और मनन करने में ही हमको समय लगता है। तो श्रवण और मनन के साथ में उन्होंने फिर हमको व्यवहार अभ्यास के अर्थ में भी कुछ बातें कही हैं। तो व्यवहार अभ्यास का अर्थ जो उन्होंने बताया, व्यवहार अभ्यास का तात्पर्य है जागृत आचरण को, मानवीय आचरण को हम स्वीकार करते हैं और आत्मसात करके उसको हम जीने में लाते हैं। इसमें ध्रुव बिंदु क्या है? जागृत व्यक्ति का अनुकरण ही ध्रुव बिंदु है। और ऐसे आचरण का उल्लेख हम सब ने शास्त्रों में पढ़ा है, जिसको मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं। वो कहते हैं कि व्यवहार अभ्यास हो रहा है, इसका क्या मतलब? कैसे देखें हम व्यवहार अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो व्यवहार अभ्यास का मतलब है संबंधों में हम समाधान को पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। सार्वभौम आचरण को हम स्वीकार कर पा रहे हैं तो हम व्यवहार का अभ्यास कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे हैं। और अगर हम
हम सार्वभौम आचरण का अभ्यास करते हैं तो इसमें व्यक्तिवादिता विलीन होती है। हम सुबह से बात कर रहे, कल से भी बात कर रहे कि व्यक्तिवादिता एक बड़ा अड़चन का मुद्दा है हम सबके अध्ययन में। तो व्यक्तिवादिता का मतलब क्या है? उन्होंने एक ही वाक्य में हमको बता दिया कि व्यक्तिवादिता का मतलब हम विद्वान हो गए, बाकी दुनिया बेवकूफ है। ये सोचना, यही व्यक्तिवादिता है। तो हमको अभ्यास कैसा करना है? व्यवहार अभ्यास बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, मानवीय स्वभाव का अभ्यास करना है और उसके अनुसार 7 संबंधों में जीने का अभ्यास का मतलब व्यवहार का अभ्यास है। तो हमें सब ने पढ़ा है कि दायित्व और कर्तव्य के साथ ही संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं है। अभी हम जिसको व्यवहार मानते हैं उसमें से अधिकतर भाग शरीर मूलक है, मनोरंजन के अर्थ में। अभी हमको ये दिखता है कि सामने वाले का व्यवहार हमारे लिए अनुकूल है, तब तक हम संबंध मानते हैं उसके साथ, नहीं तो नकार देते हैं। मानव जाति में द्वेष ऐसे ही पनपा है आज तक, ऐसा उन्होंने हमको कहा। समुदाय चेतना, व्यक्तिवाद, समुदायवाद, जातिवाद, जब तक ये मान्यताएं अपने में हैं तब तक हम व्यवहार अभ्यास नहीं कर पाते। मानव धर्म एक और मानव जाति एक, ये हमको स्वीकारना होगा। हम स्वयं जीवन है, शरीर को चला रहे हैं, जीवन का प्रयोजन है शरीर चलाने का, उसको समझना होगा। उस प्रयोजन को समझ करके हम व्यवहार का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ में एक और अभ्यास उन्होंने हमको बताया, वो है कर्माभ्यास। कर्माभ्यास में हम अपने परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं को श्रम विनिमय पूर्वक प्राप्त करते हैं और ये सब शरीर की आवश्यकता के अर्थ में ही होता है। तो 2 चीजें ध्यान में आई हमारी, जीवन तृप्ति के लिए कुछ अभ्यास है, शरीर के लिए कुछ अभ्यास है। जीवन तृप्ति के लिए क्या है? वो है साक्षात्कार के लिए अभ्यास और व्यवहार का अभ्यास। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है कर्माभ्यास। इसके बाद जो हम स्वयं में समीक्षा करने की बात करते हैं, किसी एक जगह पर आने की बात करते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी तक, इस क्षण तक मैं मानवीयतापूर्ण विधि से जिया नहीं हूँ या जी नहीं हूँ, इसको स्वीकारे बिना हमारा अध्ययन होता ही नहीं। हम अगर मानते अभी तक का हमारा जीना ठीक ही था, हम ऐसा ऐसा कर रहे थे तो मानवीय ढंग से कर रहे थे, ये जब तक हमारे में बना रहता है तब तक अध्ययन करने के लिए अर्हता हमें बनता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि गलती को स्वीकारे बिना सही कैसे होगा। तो अपने में हम गलत है इस बात को स्वीकारना हमारे लिए जरूरी है। उस क्रम को एक बार फिर से उन्होंने कहा, श्रवण है पहले, यानी पढ़ना सोचना, उसके बाद है मनन, उसके बाद है साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है तो अध्ययन हुआ, अन्यथा अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए साक्षात्कार के पहले विधिवत श्रवण और मनन होना आवश्यक है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया का नाम ही अध्ययन है। इसमें हम अपनी आयु और हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार इनमें से किसी एक पॉइंट पर अधिक ध्यान देते हैं, किसी अभ्यास में या किसी अध्ययन में। इसलिए अध्ययन का पहला कदम है न्याय धर्म सत्य स्वीकार होना, जो श्रवण और मनन में आता है। दूसरा कदम है बोध अवधारणा होना, तीसरा कदम है अनुभव होना और चौथा कदम है प्रमाणित होना। तो जब मैंने अपनी बात करना शुरू किया, इसको हमने देखा था कि बाबा जी ने हमको कहा कि अध्ययन करते समय वैसा अगर हम जिएंगे नहीं तो अध्ययन नहीं होता है। तो जीने को लेकर, जीना इस शब्द को लेकर भी बहुत सारी कल्पनाएं हम सबके बीच में है, और कोई किसी चीज को जीना मानता है, कोई किसी चीज को जीना मानता है। बाबा जी ने जीने को मानव के 4 आयामों में बताया है कि हमको अभ्यास क्या चीज का करना है। अनुभव आयाम में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। विचार आयाम में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय धर्म सत्य यानी बौद्धिक नियम के अभ्यास के साथ जीने का अभ्यास। व्यवहार में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार यानी सामाजिक नियम के अभ्यास के साथ जीना। और व्यवसाय आयाम में अपराध मुक्त तरीके से यानी प्राकृतिक नियमों को समझ करके जीने का अभ्यास। इतने सारे गुण जीने में आते हैं।
इसके मूल में अगर हम देखेंगे तो जीवन ज्ञान के बिना सटीक जीना होता ही नहीं। अगर जीवन को हम ओझिल कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने रोज के उसमें, तो हम जी नहीं रहे। जीवन हूं मैं, शरीर को चलाती हूँ अपनी तृप्ति के लिए, इसको स्वीकारे बिना हमें अध्ययन नहीं होता। तो अनुभवगामी विधि से हमारे लिए जीने का अभ्यास आज की डेट में 3 विधियों से उन्होंने बताया। पहला है नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीने का अभ्यास। दूसरा है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीने का अभ्यास। तीसरा है समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व में जीने का अभ्यास। अब हम ऐसा जी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसका हर दिन स्वयं में मूल्यांकन होना भी आवश्यक है। इस मूल्यांकन के साथ हम मानवीय व्यवस्था होने के अर्थ में जितने भी अभी जो 5 आयाम है उसमें भागीदारी करना, जितना हमको स्वीकार है उतना कर सकते हैं। जीने में संस्कृति सभ्यता यानी उठने बैठने का तरीका, हमारा रहन सहन, तीज त्योहार मनाने का तरीका, सारा ये व्यवहार अभ्यास में ही आता है। तो अगर हर दिन का प्राथमिकता क्रम हम अपने में देखें तो मैं अपने में इस बात को देख पाऊं कि हर दिन हमारा ज्ञान में कितना मन लग पाया, ज्ञान के साथ व्यवहार में न्यायपूर्वक जीना है, इस बात में मेरा कितना मन लग पाया। इसके बाद उत्पादन पर कितना मन लग पाया, किए हुए उत्पादन का उपयोग, सही उपयोग करने पर, सदुपयोग पर मेरा कितना मन लग पाया, और उसके बाद में समाज व्यवस्था में भागीदारी पर कितना मन लग पाया। प्राथमिकता का क्रम हमारे लिए बाबाजी ने ये बताया है। इसलिए आपराधिक विधि में जीते हुए हम पठन कर सकते हैं लेकिन अध्ययन नहीं कर सकते। जीने की विधि को जब तक बदलने की इच्छा नहीं है तब तक अध्ययन नहीं कर सकते। हम केवल भाषा और तर्क तक पहुंच सकते हैं। तो अभी जीने को लेकर के हमारी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। हमको लग सकता है कि हम खाना पीना पहले जैसा करते थे उसमें हम अभी संयम के साथ में चल रहे तो शायद हम जी पा रहे हैं, ऐसा लग सकता है। हम पहले शहर में रहते थे, अब गांव में आकर रहने लगे हैं तो हमारा जीना हो पाएगा, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन ऐसे लगने के साथ अगर हम अभ्यास को देखें तो किस प्रकार के अभ्यास के लिए हमने आसानी बनाई है वो अगर देखें तो प्रकृति को समझने के लिए गांव का माहौल हमें शायद शहर की अपेक्षा अधिक अवसर प्रदान करता है। तो इस रूप में सोचकर हमको ये सहायक हो सकता है। मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए कुछ परिवार साथ में आकर रहने लगे, लेकिन उनके साथ हमारे पहले जैसी भोग के कार्यक्रम जारी हैं, तो हमारा जीना हो पा रहा है ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन जब तक हमारा एक लक्ष्य है, सभी परिवारों का एक दिशा हो, सभी ने उसको स्वीकारा हो, उन सभी परिवारों का जीना बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों का अभ्यास करते हुए व्यवस्था के स्वरूप में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये देखना ये हमारे लिए सहायक हो सकता है। पहले हमारी आजीविका किन्हीं अन्य स्रोतों से चल रही थी, आज हम खेती या उसके सदृश कुछ उत्पादन करके हमारा जीना हो पाएगा ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन ऐसा करना हमारे कर्माभ्यास में सहायक है। प्राकृतिक नियम को समझने का अवसर हमारे लिए इससे उपलब्ध है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। हम में से बहुत सारे लोग, मैं स्वयं भी उसमें हूँ, जीवन विद्या का शिविर हम लेते रहे और हमारा जीने का ढंग पहले जैसा ही बना रहे, तो भी बोलते रहने से हम विद्या के अनुसार जी पा रहे ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन मतलब इसका उपयोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी शिविर या गोष्ठी को संबोधित करते हुए हम में क्या होता है, तो हम शब्दानुशासन में चल पाते हैं, अपने में तर्क विकसित हो पाता है। वैसा अपने में तुलन और चित्रण होने के लिए जो तर्क संगतता बनना आवश्यक है उसमें ये सहायक हो सकता है। शब्द से अर्थ तक पहुंचने की हमारी जो यात्रा है उसमें ये सहायक हो सकता है। यानी शास्त्राभ्यास होने में, सहायता होने में ये हमको शिविर संबोधन मदद कर सकता है। और शिविर संबोधन में भी उसके मूल में स्वयं प्रमाणित होने की इच्छा के बगैर शिविर संबोधन भी सार्थक नहीं होता है। फिर
हमें अगर आज के समय में कोई पूछे कि आपका जीने का क्या लक्ष्य है, तो हम बता सकते हैं भाई समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक हम जीना चाहते हैं। हमने लक्ष्य के रूप में इसको मान लिया है। लेकिन फिर भी अपनी प्राथमिकता में हम इन्हीं दूसरी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, इसको लक्ष्य मानते हुए भी, तो भी हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मानव लक्ष्य को स्मरण में रखते हुए उसको पाने की वरीयता मुझ में कितनी बन पाई है, ये देखना भी हमारे लिए सहायक हो सकता है। तो उदाहरण के रूप में कुछ चीजें मैंने रखी आपके सामने। ऐसी अलग अलग मान्यताओं में से मुझ में कोई मान्यता है या मैं स्वयं उस मान्यता में फंसी तो नहीं हूँ, इसको हमें स्वयं में बारीकी से जांचने की आवश्यकता है। तो अभ्यास और अध्ययन के लिए हमारे लिए वातावरण निश्चित रूप से सहायक है, और वातावरण अनुकूल होने से ही, वो सही होने से हमको मदद मिलती है। हमारे जीने के लिए कोई निश्चित स्थली हो, अनुकूल स्थली हो, उसका चयन करना भी हमारे लिए आवश्यक है। मूल रूप से हमने ये पढ़ा है कि हमारी स्वीकृतियां ही हमारा वातावरण है, और मानव का वातावरण बनता कैसे है? वो हमारे व्यवहार से बनता है, हमारे आचरण से बनता है, हमारी सेवा से बनता है। इसलिए अगर सार रूप में बात करेंगे तो मात्र पुस्तक पढ़ना पर्याप्त नहीं है, वैसे ही पुस्तक को छोड़कर भी हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए जीने का जो ध्रुव है वो हमको परिभाषाओं से ही मिल रहा है। हम कहीं भी भटक रहे हैं तो वो परिभाषा हमको उस जगह पर लाने में मदद करेगी। इसलिए पठन, अध्ययन, अभ्यास में सामरस्यता को पहचानना हमारे लिए आवश्यक होता है।